सभी मीडिया के मित्रों को आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो पहला भाग था देर रात्रि तक खत्म होगा और ये सत्र हमारा देर रात्रि तक 11, साढ़े 11, 12 बजे रात तक चला और बहुत प्रोडक्टिव यह सत्र था। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा, बजट और बजट पे चर्चा और कुछ प्रमुख मुद्दों पे चर्चा। और यह सत्र इस सत्र में बहुत छोटा सत्र था, लगभग 10 दिनों का यह सत्र था और सत्र हमारे लिए भी प्रोडक्टिव था क्योंकि हमने वादा किया था आपसे कि हर सत्र के बाद हम आपसे मिलेंगे। आपके माध्यम से रांची लोकसभा की जनता के पास मैसेज जाए कि आपका सांसद सत्र में, लोकसभा में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में आपकी आवाज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपके क्षेत्र की आवाज उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। और इसीलिए हर सत्र के बाद हम आपसे मिलते हैं और इस सत्र में 377 के तहत 2 हमारे प्रश्न लगे, शून्यकाल में 2 प्रश्न लगे, 1 तारांकित प्रश्न था और 5 अतारांकित प्रश्न और 2 में हमने चर्चा में भाग ली। पहला माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर और बजट पे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 10 प्रश्न और 2 चर्चा में भाग लिए। और यह बजट, यह क्रांतिकारी बजट मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला बजट। अब तक जब बजट होते थे पिछले 7-8 साल पहले, हम सब बचपन से देखते आए, बजट होता था तो लोग सोचते थे भाई कोलगेट में दाम बढ़ेगा, सीमेंट में गिरेगा, छड़ में बढ़ेगा, कपड़े में बढ़ेगा, ट्रांजिस्टर में, बैटरी में बढ़ेगा। तो बजट इस तरह का बजट होता था। लोग जिसका बढ़ने की आशंका होती थी तो लोग खरीद के लेकर रख लेते थे। ना, इस बार तो लगता है कि जूते में टैक्स होगा तो पहले ही जूता खरीद लो, पहले ही सीमेंट खरीद लो, एसी, कूलर, इन सबों में। लेकिन जब से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली, बजट का रूप बदल गया। और इस बार का बजट आगामी 25 साल को देखते हुए, जब हम अभी तो आजादी के 75वें साल मना रहे, जब आजादी के 100 साल मनाएंगे तो दुनिया का सबसे सशक्त, आर्थिक रूप में, सैनिक क्षेत्र में, हर मायने में दुनिया का सबसे 1 नंबर कह सकते हैं कि भारत होगा, सशक्त भारत। और जिसकी कल्पना एपीजे अब्दुल कलाम जी ने की थी। और इसीलिए इस बार का बजट आप देखो कि कोई क्षेत्र छूटा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के बाद हर क्षेत्र में पैसा गया। और जब मैं तो उस काल का हूं जब बांग्लादेश युद्ध हुआ था, तो बांग्लादेश युद्ध होने के बाद बांग्लादेश टैक्स लगा था। दुनिया की इतनी बड़ी महामारी आई 100 साल के बाद, कोरोना, लेकिन कोरोना का टैक्स नहीं लगा। और दुनिया की सबसे पहली अर्थव्यवस्था पटरी पर चढ़ी, उसकी पटरी भारत पर चढ़ी, भारत की पटरी चढ़ी। और जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 1,43,000 करोड़ और पिछले जुलाई से 1 लाख करोड़ के ऊपर जीएसटी कलेक्शन जा रहा। माने हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे व्यापारी, देश को मजबूत बनाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम के भाव से काम कर रहे हैं। और इसीलिए इस बार के बजट में झारखंड को भी बहुत मिला।
चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, रेलवे में तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में मिला। अब देश का बजट आता है तो राज्य का बजट नहीं होता है, बजट होता है 135 करोड़ देशवासियों का। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा देश में बढ़ेगा, रेलवे की सुविधा बढ़ेगी देश में बढ़ेगा, किसानों को लाभ होगा तो देश में लाभ होगा। कोई सोच सकता था कि ड्रोन पद्धति से किसानों के फसल और किसानों के खेत में हरियाली आए? यह है नया भारत, यह है दौड़ता भारत, यह मोदी का नया भारत है। और इसीलिए चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र छूटा नहीं। हर क्षेत्र में बजट में इतना फोकस किया गया है कि आप आगे देखोगे कि आने वाले दिनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि हम आर्थिक रूप से कितने मजबूत हो गए हर क्षेत्र में। और अब तो हर घर को नल जल जीवन के मिशन के तहत वो काम कर रहे हैं। देश में ऐसा कोई घर नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। देश की जनता से प्रधानमंत्री जी कभी वादा खिलाफी नहीं करते। देश की जनता से जो जो वायदे किए उन वायदों पे अमल कर रहे हैं। बावजूद 2 साल कोरोना रहा, उसके बावजूद भी चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे जनधन खाता हो, चाहे आप देखो किसानों के लिए हो, मैंने कहीं कुछ रुका नहीं। मानो महामारी आई नहीं कि भाई महामारी आ गई है, आर्थिक पटरी से देश डिरेल हो गया है तो विकास के काम रोक दो। नहीं, विकास के काम चल रहे हैं। इधर आर्थिक मोर्चे पे भी हमारी तैयारी चल रही है। इतना सशक्त बजट, हम कह सकते हैं कि इतना सशक्त बजट हमारा रहा। और अब तो हम ये कह सकते हैं कि जब बजट पे चर्चा हुई और जो राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हुआ और उस पर धन्यवाद बताया कैसे हमारा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। और तभी 172-73 करोड़ वैक्सीनेशन, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। हमने तो डाटा भी दिया आपको कि कितने लोगों को झारखंड के अंदर लाभ मिल रहा है, वो डाटा भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। हमने लोकसभा में पूछा और फिर उत्तर भी मंत्री जी का आया और आपको मीडिया को हमने सर्व भी किया। तो कुल मिलाकर हर क्षेत्र पे भारत बड़ी तेजी से दुनिया की आर्थिक शक्ति बन रहा है। ये भारत आंख में आंख डालकर बात करने वाला भारत है। ये भारत पीठ दिखाने वाला भारत नहीं है। ये भारत किसी के सामने हाथ फैलाने वाला भारत नहीं है, अपितु हम देने वाला भारत बन गया। दुनिया के 100 देश वैक्सीन हमसे मांग रहे, दुनिया के 100 देश। ये ऐसा भारत है। और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक बड़ी महाशक्ति हम बनने जा रहे हैं। और जो प्रमुख विषय, 2 विषय जब हमने देश के सामने और भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में जो स्थानीय मुद्दे, पहला मुद्दा जो मॉब लिंचिंग, रुपेश पांडे, कैसे रुपेश पांडे को खींच के मारा गया। हम तो बोट क्लब में भी ढूंढ रहे थे, हम तो गए, देखिए इंडिया गेट बोट क्लब में भी गए, कोई मोमबत्ती दिखाने वाला मिल जाए, कोई नहीं मिला। पूरे हिंदुस्तान में अखबार हमने पलटा कि भाई कोई मोमबत्ती लेके तो निकले, कोई नहीं निकला। हमने ढूंढा नेट पे, कोई किसी ने कहा कि भाई हम मेवाड़ वापसी करने जा रहे हैं, कोई नहीं दिखा। क्या जिसने अपना जीवन शुरू किया उसके आप खींच के मार दोगे? इससे घिनौनी हरकत कुछ हो सकती है? और उस बच्चे का क्या कसूर था?
मां सरस्वती की विदाई में, और उसके खींच के ले गए। आप देखो इतनी निर्दयतापूर्ण। और हद तो तब हो गई, यही लोग जो कश्मीर में इंटरनेट बंद करने पर हल्ला करते थे, कश्मीर में इंटरनेट बंद होता था तो देश के खिलाफ जो बोलते थे, देश के आतंकवादी जो घुसते थे, आतंकवादी हमले होते थे, उसके लिए इंटरनेट बंद किया जाता था। यहां कौन सा आतंकवादी था भाई? यहां कहां देश पे हमला हो रहा था? क्यों इंटरनेट बंद किया? अब वैसे लोग जो कश्मीर पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे थे, उनके भी मुंह बंद हैं। और ऐसे बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड, हम बुद्धिजीवी नहीं बोले, सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों के भी मुंह सिल गए। किसी का बयान नहीं आ रहा है, कोई राजघाट नहीं जा रहा, कोई जंतर मंतर नहीं जा रहा, कोई गांधी जी के प्रतिमा के पास मोमबत्ती जलाने जा रहा। क्या वो बहुसंख्यक था इसीलिए कोई आपसे एक दया के शब्द नहीं निकल रहे? यह हद हो गई। संजू प्रधान को कैसे पुलिस के सामने जलाकर मार दिया गया? वो तड़पता रहा। किसी उस समय भी हिंदुस्तान के किसी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी का बयान नहीं आया कैसे उसको मारा गया। खिलाड़ी में मुकेश सोनी की हत्या हो गई। वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, हिंदू जागरण मंच का कार्यकर्ता था, उस पर भी आवाज नहीं आई। रूपा तिर्की हमारी रांची की बेटी थी। क्या हुआ भाई? ऐसे ही हत्याओं का दौर चलता रहेगा। लोग दहशत के साए में जीते रहेंगे। सरकारें आती हैं जाती हैं, लोकतंत्र का पाठ है, लेकिन सिस्टम अपना काम करता है। सिस्टम जब कोलैप्स हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर जब उसकी चूल्हे हिल जाएं, तो क्या फायदा भाई आतंक के साए में जीने से? इसीलिए हमने डिमांड की लोकसभा में कि रुपेश पांडे की हत्या पर की सीबीआई से जांच कराई जाए। कैसे हत्या हुई? ऐसे लोगों को बाहर रहने का अधिकार नहीं। जेलें बंद होना चाहिए। कड़ी से कड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर, ये तो माननीय न्यायालय करेंगे, फास्ट ट्रैक बनाकर सुपुर्द करना चाहिए और जल्दी उसको सजा हो ऐसे लोगों को। और किसी भी झारखंड के भी हमारे पक्ष जो अभी 87 ने बयान नहीं आया। कल भी हमने एक प्रश्न रखा। प्रश्न क्या है? हमारा यहां बेदिया समाज, जीतराम बेदिया स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं कि जिन्होंने बलिदान दिया। आज आप देखो उर्मांझी और मनगढ़ा में उनकी प्रतिमाएं हमारे पास जाते हैं। हमने उनसे वादा किया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।